CBSE NCERT क्ला हाँ। रेडी NCERT CBSE क्लास 10 हिंदी, उसमें हमारी बुक है क्षितिज। तो उसमें हम लोग देखते हैं अपना अगली पोयम, उसमें 6 चैप्टर, हम लोग इसमें 6 चैप्टर कह सकते हैं। तो जो हमारा 6 चैप्टर है उसमें है हमारी पोयम संगतकार, और इसे लिखा है कवि मंगलेश डबराल ने। तो यहाँ पर संगतकार का अर्थ क्या होता है कि मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार या सहयोगी। तो कई बार जो मेन सिंगर होता है उसके साथ पीछे में या फिर उसके साथ जो एक सिंगर और होता है जो उसके पीछे पीछे गाता है या उसके लाइंस को दोहराता है या उसका साथ देता है, उनको संगतकार कहते हैं। या फिर कोई वाद्य बजाता है या फिर वाद्य बजा कर भी वो गाता है, तो जो सहयोगी होता है मुख्य गायक का, उसे हम संगतकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो एक मुख्य संगीतकार होता है या फिर जो मेन सिंगर होता है, वो जो सक्सेसफुल होता है, उसकी जो सफलता है, उसके पीछे संगतकार जो उसका सहयोगी होता है उसका भी बहुत अहम भूमिका होती है उसकी भी। तो उसके बारे में बताते हैं कि संगतकार कैसे कैसे सहयोग करता है मेन सिंगर को। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। तो यहाँ पर वह का अर्थ है संगतकार की आवाज़। तो जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो मेन सिंगर है, वो आगे है, तो उसकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, चट्टान जैसी आवाज़ है उसकी, भारी स्वर है जो वो गाना गाता है। और उसके साथ साथ या उसके बाद कौन गाता है, तो संगतकार गाता है। अब संगतकार की आवाज़ सुंदर है, कमज़ोर और काँपती हुई से, क्योंकि जो संगतकार होता है वो जानबूझ के अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता है मुख्य सिंगर से, क्योंकि मुख्य सिंगर मुख्य है तो उससे नीची आवाज़ ही होनी चाहिए संगतकार की या उसके सहयोगी की। तो जानबूझ के अपनी आवाज़ को कम रखता है, धीमी रखता है, ताकि जो सारा अटेंशन है, सारा जो आकर्षण है वो मुख्य सिंगर की आवाज़ को मिले, उसकी आवाज़ को ना मिले। तो वो जानबूझ के अपनी आवाज़ को नीची रखता है, कमज़ोर रखता है, ताकि सिर्फ वो साथ दे पाए, उससे आगे नहीं निकले उसकी आवाज़। तो वह आवाज़ मतलब उस संगतकार की आवाज़ कवि कहते हैं सुंदर, कमज़ोर और काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो कवि उसकी आवाज़ को सुनकर कहते हैं या उनके तालमेल को सुनकर कहते हैं कि जो संगतकार है वो या तो इस मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है, तभी इन्होंने इतनी अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस की है, या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार है। तो कवि ऐसा कहते हैं कि वो जो संगतकार है वो क्या हो सकता है उस गायक का। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो मुख्य गायक की गरज, गरज अर्थात गरजना, जो ऊंची भारी गंभीर आवाज़ है मुख्य गायक की, उसमें बस वो अपनी गूंज जो होती है हल्की हल्की आवाज़ जो रिपीट करती रहती है गूंज, बस वो अपनी गूंज मिलाते आया है, कभी उससे ऊपर नहीं निकला है। तो वो गूंज मिला के उसका बस सहयोग करता है, जहाँ जहाँ वो बिखरती है उसको वो सहयोग देता है। आगे हम लोग देखेंगे प्राचीन काल से, मतलब बहुत ही पुराने समय से, हमेशा से वो मुख्य संगीतकार जो होता है उससे उसका सिर्फ सहयोग करता है, उसकी आवाज़ उसका सहयोग करती है गूंज की तरह, उस भारी भरकम और तेज़ आवाज़ में जो मुख्य गायक की होती है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अब अंतरा क्या होता है, तो एक होता है टेक मतलब जो लाइनें किसी सॉन्ग में बार बार रिपीट होती हैं, और जो स्टेंजा होता है उसको अंतरा बोलते हैं। तो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तान देना मतलब जो तान होते हैं, राग होते हैं, सब विस्तार होता है। किसी संगीत के स्वर को तानना मतलब विस्तार करना। तो जब उसके जटिल तान होता है उसमें वो खो चुका होता है, यह अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब अनाहत या सीमातीत, ठीक है। तो क्या होता है, संगीतकार जब गाता है मुख्य गायक, तो कभी कभी तो वो इतना खो जाता है गाने में कि वो स्वर को लांघ देता है या फिर बहुत आगे तक चला जाता है, इतना मग्न हो जाता है, ठीक है। जो स्वर होना चाहिए था उससे भी आगे पहुंच जाता है, इतना वो खो जाता है। या फिर कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है उसको अंतरा गाने का कि वो मेन स्वर से भटक जाता है, ठीक है। स्वर को ऐसा होना चाहिए था पर वो थोड़ा ऊपर या नीचे, या उसकी लय ही बिगड़ जाती है कई बार। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो वो इतना अच्छा गाते गाते खो जाता है कि वो स्वर को ही पार कर जाता है या लय को पार कर जाता है, कुछ ज़्यादा ही खींच देते हैं स्वर को, इतने खो जाते हैं। या फिर कभी कभी अंतरे में थोड़ा घबरा सा जाते हैं कि इसकी लय नहीं आ रही है, तो उसके कारण लय छूट जाती है, टूट जाती है, और वो कहीं भटक सा जाता है, ठीक है।
तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, आप एक एक वर्ड्स की और हिंदी देख सकते हैं डिटेल में। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या करना है, क्योंकि सीबीएसई में इसके क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या हमें कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये दोनों चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर सहयोग कौन करता है? जब वो खो जाता है तो स्वर को कुछ ज़्यादा ही वो आगे ले जाता है, लांघ जाता है, तो वो जो स्थायी स्वर होता है जो होना चाहिए था, तो उस समय संगतकार जो होता है वो खोता नहीं है, वो उसी स्थिति में रियल सिचुएशन में ही रहता है और वो देखता है, थोड़ा सपोर्ट करता है जब स्वर बहुत आगे निकल रहा हो, और जब लय बिगड़ सी रही हो तब भी वो बीच में अपनी थोड़ी लय देके उस लय को संभाल लेता है। फिर मुख्य सिंगर समझ जाता है कि ये लय थी, फिर वो उसको पकड़ के आगे निकल जाता है। ठीक है, तो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जो स्थाई स्वर था। ठीक है, तो जब वो इतना तल्लीन हो गया गाने में, इतना खो गया गाने में, तब भी वो स्वर को आगे ले गया, और अगर वो भटक गया, लय उससे भूल गई, तब भी वो स्वर को नहीं पकड़ पाया। तो दोनों ही केसेस में संगतकार स्थाई रहता है, बैलेंस में रख देता है दोनों को। ज़्यादा आगे निकल गया तो नीचे ले आता है, और स्वर नीचे चला गया, स्वर नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ देके बीच में अपने उठा देता है, और फिर जो मुख्य गायक है वो समझ जाता है कि मुझे अब यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता रहता है। स्थाई मतलब स्थिर रहने वाला। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो ऐसा कवि कहते हैं जैसे गायक आगे निकल गया है, पीछे का सामान उसका छूट गया, या फिर वो अपने सामान को अच्छे से समेट नहीं पा रहा है, वो थोड़ा लय छूट चुकी है उसकी, वो अपने लयों को या फिर अपने स्वरों को संभाल नहीं पा रहा है। तब संगतकार उन सामानों को समेटता है, उसको एक क्रम में लगाता है और सही से आगे बढ़ाता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, संगतकार के विषय में बात हो रही है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो जैसे वो याद दिलाता है उसका बचपन, जैसे बचपन में जब मुख्य गायक था, मेन सिंगर था, वो तब भी अपनी लय खो देता था, स्वर खो देता था। तो उसको जो मतलब उसके जो टीचर होते होंगे या फिर उसके जो बड़े होते होंगे, तब वो उनको हल्का सा संभालते होंगे कि ये लय है, तो फिर वो संभल जाता होगा। तो जब वो नौसिखिया था, जिसने अभी नया नया सीखना शुरू किया, तो जब वो नौसिखिया था, आज वो बहुत बड़ा सिंगर है, पर कभी ना कभी वो नौसिखिया रहा होगा, जैसे सब रहते हैं। तो जब वो नया नया सीखना शुरू किया होगा, तब उसने कई बार अपनी लय भूल गया होगा, या फिर लय को आगे निकल गया होगा, इतना खो गया होगा गाने में। तो फिर से जब भी अभी भी कभी कभी अगर ऐसा होता है, तो उसको संभालने वाला एक गाइड के रूप में अब संगतकार उसकी मदद करता है। पहले उसके टीचर्स या उसके बड़े मदद करते थे, लेकिन अब संगतकार उसको थोड़ा थोड़ा संभाल लेता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि ठीक बचपन की तरह आज भी संगतकार उसको संभाल लेता है जब वो अब थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करता है। तो जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। अब तार सप्तक क्या होता है, तो आप एनसीईआरटी के पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं, संगीत शास्त्र की एक विधा होती है। तो सप्तक अर्थात सात, तो सात का समूह। तो इसमें एनसीईआरटी में कहा गया है कि 3 सप्तक होते हैं, एक तो मध्य सप्तक, एक तार सप्तक और एक मंद्र, ऐसे करके कोई सप्तक है, एक और मंद सप्तक, ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो मध्य सप्तक होता है जब जो ध्वनि हमारी होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है। ठीक है, तार सप्तक में होता है जब हम लोग ऊंची ध्वनि लगाते हैं, सारे गा मा जो सरगम होती है उसकी बहुत ही ऊंची ध्वनि लगाते हैं, ऊंचा स्वर लगाते हैं, उसको तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक में क्या होता है, गले पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो आवाज़ कई बार बैठ जाती है, आवाज़ कई बार फट सी जाती है ना, पूरी अच्छे से स्वर और आवाज़ जो हमारी मूल आवाज़ है वो आ नहीं पाती है। तो यहीं पर कवि लिखना चाह रहे हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला थोड़ा बैठ जाता है, बहुत अच्छे से तार सप्तक जब नहीं लगा पाता है वो गायक। तार सप्तक मतलब सरगम सारेगामा जो होता है उसके ऊंचे स्वरों को तार सप्तक कहते हैं। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हो जाती है। तो सिंगर को पता रहता है कि यहाँ मेरा सप्तक छूट गया है, या फिर यहाँ पर दिक्कत आ रही है और आगे और भी मुझे गाना है, तो धीरे धीरे उसका उत्साह कम हो जाता है, अंदर ही अंदर प्रेरणा कम हो जाती है, और वो घबरा जाता है कि अब मैं वापस स्वर को कैसे पकड़ूंगा। ठीक है, गला बैठ सा रहा है। तो आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब बुझता हुआ स्वर, मतलब राख मतलब जब कोई चीज़ जल जाती है तो वो जब राख बन के नीचे गिर जाती है, तो अब उसका स्वर गिर रहा है, वो तार सप्तक अच्छे से लगा नहीं पा रहा है। ठीक है, गला बैठ सा रहा है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। ठीक उसी समय क्या होता है कि जो संगतकार होता है समझ जाता है कि जो मेन सिंगर है यहाँ पर तार सप्तक या फिर कोई भी ऊंचे स्वर लगाने में दिक्कत आ रही है, तो वो अपने स्वर थोड़े लगा देता है और कंट्रोल कर लेता है। तब तक वो थोड़ा सा खुद को समय देके तुरंत उस स्वर को पकड़ लेता है मेन सिंगर।
तो जब तक वो पकड़ता है तब तक संगीतकार अपनी आवाज़ दे देता है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, और फिर मुख्य सिंगर ऐसा है ना। तो शायद ऐसे ही कुछ वो कवि कहना चाह रहे हैं संगीत में कि जब संगीतकार समझ जाता है कि यहाँ पर टूट रहा है स्वरों का क्रम या फिर लय या फिर आवाज़, तो अपनी आवाज़ बीच में दे देता है, और जैसे मेन सिंगर वापस पकड़ लेता है तो वो चुप हो जाता है, फिर मेन सिंगर अपना कंटिन्यू करने लगता है। तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है हुआ। तो जब प्रेरणा साथ छोड़ देती है, जब सिंगर समझ जाते हैं कि अब नहीं हो पा रहा है आगे, और उत्साह अस्त हो जाता है, आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, मतलब स्वर बुझ चुका है, राख मतलब जल के गिर जाना, तो अब स्वर गिर रहा है, बुझता हुआ स्वर, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, तसल्ली देना या सांत्वना देना। तो ढांढस बंधाता है कि नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ी आवाज़ दे रहा हूँ, तुम बाकी संभाल लेना। तो ढांढस बांधना कि तुम हार नहीं मानो, है ना, बस कुछ पल मेरी आवाज़ है। तो कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तो जो संगीतकार का स्वर होता है वो कहीं से चला आता है। संगीतकार कुछ पल के लिए अपना स्वर दे देता है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। अब बीच में कभी कभी क्या होता है कि मुख्य सिंगर ठीक गा रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत ही हल्का हल्का, क्योंकि वो कभी भी अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करता है जब तक ज़रूरत ना पड़ी हो। अगर उसको करनी हो तो अलग बात है, वरना कभी वो ऊंचा नहीं करता है अपनी आवाज़, हमेशा नीची और धीमी रखता है। मेन सिंगर को ही हमेशा अटेंशन चाहता है, उसी को, मेन सिंगर को ही अटेंशन मिले, उसको ना मिले। तो कभी कभी वो यूं ही साथ दे देता है थोड़ा थोड़ा, ताकि मेन सिंगर को लगे कि हाँ, मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं, वह मतलब जो मेन सिंगर है वह अकेला नहीं है। तो वो कभी कभी यूं ही अपना बीच बीच में गुनगुना देता है, या फिर जो लाइन जब ख़त्म होती है तो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, ताकि अच्छा भी लगे और मेन सिंगर को लगे कि भी सपोर्ट के लिए संगीतकार है मेरे साथ। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जो मेन सिंगर्स होते हैं वो गाने दोहराते नहीं हैं, तो वो अपनी मेन लाइन गा देते हैं। दोहराने का काम संगीतकार का होता है, तो संगीतकार फिर दोहराने का भी काम करता है, ताकि वो कह सके कि इसे दोबारा भी गाया जा सकता है, या फिर अगर मेन सिंगर से मेन लाइन में हल्की सी कोई दिक्कत हो जाए तो वो दोबारा गा के इसको अच्छे से संभाल लेता है, स्वरों को, उसी लाइन को दोबारा भी गा देता है, क्योंकि मेन सिंगर्स दोबारा नहीं गाते हैं, संगीतकार ये जो सपोर्ट करते हैं वही दोबारा गाते हैं। तो और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तो जो मेन सिंगर ने राग या लाइन गा चुके हैं उसको दोबारा गाया जा सकता है ना, सपोर्ट के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। अब जो संगीतकार होता है वो हमेशा ध्यान रखता है कि मेरी आवाज़ मेन सिंगर से आगे ना निकल जाए। तो हो सकता है वो बहुत अच्छा गाता हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस समय संगीतकार है, सपोर्ट में है, मेन नहीं है, इसलिए वो हमेशा पहले ये ध्यान रखता है कि मुझे मेन सिंगर से थोड़ा हल्का गाना है, नॉर्मल गाना है, तेज़ नहीं गाना है। तो उसकी आवाज़ में एक हिचक होती है, कहीं मैं भी ना खो जाऊं गाने में, कि मेन सिंगर से मैं ऊंचे स्वर लगा दूं या उससे मैं अच्छा गा लूं, या फिर जो उसके स्वर थे वो मैं लगाने लगूं। ठीक है, तो वो हमेशा अपनी आवाज़ को नीचे रखता है, तो एक हिचक दिखती है। तो कवि कहते हैं कि मैंने संगीतकार की आवाज़ में एक हिचक देखी है, मतलब वो गा सकता है खुल के, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा कर गा रहा है ना, ताकि उसकी आवाज़ आगे ना निकल जाए मेन सिंगर से। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, वो ऊंचा उठा सकता है और अच्छा गा सकता है, लेकिन फिर भी वो कभी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाता है जब तक उसको कहा ना जाए, हमेशा नीचे रखता है, ताकि मेन सिंगर को ही फोकस मिले, उसे विफलता नहीं। तो कवि कहते हैं कि ये तो उसके हुनर वो पूरा दिखा नहीं पा रहा, अपना इतना अच्छा हुनर वो नीचे ही है किसी के, मेन सिंगर के, तो क्या हम उसको उसकी विफलता कहेंगे? तो कवि कहते हैं नहीं, उसे हम उसकी विफलता नहीं कहेंगे, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, कि वो सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है वो अच्छा गा सकता है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, और फिर एक तरह से यह उसका त्याग है ना, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो, पूरे ग्रुप में, पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। जो मेन सिंगर है उसका रोल है, वो बस अपना रोल निभा रहा है, ताकि टीम स्पिरिट ग्रुप में अच्छा परफॉर्मेंस हो सबके सामने। तो यह उसका त्याग और उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, उसकी विफलता या कमज़ोरी नहीं समझी जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बार कोशिश की है कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो अलग अलग सेंटेंसेस के कुछ और डेप्थ में आप अर्थ देख सकते हैं, कुछ और अर्थ भी इसके हो सकते हैं। कई बार जो कविता है उसको अलग अलग संदर्भों में हम लोग समझ सकते हैं, तो हो सकता है संदर्भ अलग अलग हों। फिर मैंने एक बार प्रयास किया है कि जो कवि है वो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो संगीतकार के विषय में कहना चाह रहे हैं, उसके त्याग, उसके बारे में, उसके सहयोग की, जो मुख्य गायक की सफलता है उसमें संगीतकार का भी बहुत बड़ा हाथ या फिर बहुत अहम भूमिका होती है, या संगीतकार
और या फिर जो वाद्य बजाते हैं, ये सब संगीतकार ही हम इन्हें कह सकते हैं। जो सहयोगी होते हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है किसी मुख्य गायक की सफलता में। तो उसके विषय में यहाँ पर कवि कहते हैं। तो इस तरह हमने ये चैप्टर पूरा किया। हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे इनके, और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग क्षितिज CBSE NCERT हिंदी क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।